नमस्ते 10th क्लास स्टूडेंट्स। 10th क्लास की हमारी 5th पोएम उत्साह सूर्यकांत त्रिपाठी जी द्वारा लिखी हुई आज हम पढ़ेंगे। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी छायावाद के महान प्रवर्तक कवि और इनकी रचनाओं में छायावाद के साथ प्रगतिवादी विचारधारा का स्वर भी मुखरित हुआ है। प्रगतिवादी विचारधारा अर्थात जिसमें कवि समाज में क्रांति लाना चाहते हैं और गरीबों का शोषण करने वाले लोगों की आलोचना करते हैं तथा पीड़ित और गरीब लोगों को नया जीवन प्रदान कराना चाहते हैं। इस कविता में उत्साह कविता में भी कवि ने बादलों से आह्वान किया है, बादलों को पुकारा है कि किसान लोगों की मदद करें, किसान लोगों में नया जीवन भरें, वर्षा करके प्यासे लोगों की प्यास बुझाओ बरसात करके, क्योंकि बादलों में एक क्रांति की शक्ति छिपी हुई है। कवि ने कहा है कि बादल नया जीवन भी प्रदान कर सकते हैं और सब कुछ नष्ट भी कर सकते हैं। बादलों में सृजन और संहार, सृजन होता है नया, संहार सब कुछ नष्ट कर देने वाला, दोनों ही प्रकार की शक्ति होती है बादल में। कविता पढ़ते हैं हम। उत्साह कविता का नाम है। उत्साह स्थायी भाव होता है वीर रस का। उत्साह स्थायी भाव होता है रस का। अब हम कविता उत्साह की व्याख्या करते हैं, साथ में काव्य सौंदर्य का भी हम विशेष ध्यान रखेंगे। वीर रस है इस कविता में और वीर रस में ओज गुण होता है। कवि यहाँ पर इस कविता में क्रांति की बात करेंगे, बादलों को नया जीवन देने की बात करेंगे, जिससे पाठकों में भी उत्साह आता है, वीरता की भावना आती है और पाठकों में कोई भी रचना पढ़ने से जैसे मन में भाव उत्पन्न होते हैं वही हिंदी काव्य धारा में रस माना जाता है। वीर रस और ओज गुण। बादल गरजो, कवि बादलों से आह्वान कर रहे हैं, बादलों को पुकार रहे हैं। जब किसी को पुकारा जाता है वहां पर संबोधनात्मक शैली होती है। कवि कह रहे हैं बादल गरजो, कौन सी शैली में? संबोधन शैली में। घेर घेर घोर, घै घै की आवृत्ति, अनुप्रास अलंकार। घेर घेर यानी कि पूरे स्थान को घेर कर, घोर ये घने गगन आकाश को। कवि बादलों से कह रहे हैं कि पूरे आकाश को घेर लो। घेर घेर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी। धराधर लगातार ओ, बादलों को कवि कह रहे हैं कि लगातार वर्षा करो, रुकना ही नहीं है बीच में, और पूरे आकाश को घेर कर वर्षा करो, अर्थात पृथ्वी का कोई ऐसा स्थान ना बचे जहां पर वर्षा ना हो। ललित ललित, सुंदर सुंदर, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। काले घुंघराले, कवि कहता है बादलों को कि आपके काले घुंघराले बाल हैं। कवि यहाँ पर बादलों का मानवीकरण कर रहा है, क्योंकि बाल किन के होते हैं? मनुष्य के। सुंदरता और काले घुंघराले बाल यहाँ पर मानवीकरण अलंकार को प्रकट कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर बादल की तस्वीर है ऊपर, इस प्रकार हमें दिखाई दे रहे हैं जैसे किसी व्यक्ति के काले घुंघराले बाल होते हैं। कवि कहता है कि आप सुंदर हैं, काले घुंघराले बाल हैं आपके, अर्थात यहाँ पर बादलों का मानवीकरण किया गया है, मानवीकरण अलंकार है। बाल कल्पना के से पाले,
यहाँ पर उपमा अलंकार है। बालक की कल्पना के समान आपका पालन पोषण हुआ है, आप पाले गए हैं। जिस प्रकार बालक की कल्पनाएं बदलती रहती हैं, बालक कुछ न कुछ सोचता रहता है, अपनी कल्पनाओं को परिवर्तित करता रहता है, वैसे ही बादलों का स्वरूप भी बदलता रहता है। बादल अलग अलग रंग के नजर आते हैं, बादलों का स्वरूप भी वैसे ही बदलता रहता है, जैसे एक बच्चे की कल्पनाओं में परिवर्तन आता रहता है। यहाँ मानवीकरण अलंकार, विद्युत छवि उर में, जैसे बादलों में बिजली चमकती हुई हमें दिखाई देती है, उर होता है हृदय। बादलों में हमें बिजली चमकती हुई दिखाई देती है, लेकिन बादलों का वास्तव में कोई हृदय नहीं होता। लेकिन यहाँ पर मानवीकरण अलंकार है। कवि कहता है कि तुम्हारे हृदय में बिजली की छवि छिपी हुई है, कवि नवजीवन देने वाले। और जैसे कवि की कविताएं पाठकों में नया जोश भरती है, वैसे ही आप भी नया जीवन देते हैं, लोगों को नया जीवन प्रदान करते हैं। यहाँ तक हमने क्या पढ़ा? कवि बादलों को गरजने के लिए, बरसने के लिए कह रहे हैं, पूरे आकाश को घेर कर बरसने के लिए कह रहे हैं। और यहाँ पर धराधर और लगातार बरसात की बात चल रही है, तो दृश्य बिंब भी है, बादलों का जिक्र है। दृश्य, जब हमारे सामने कोई रचना पढ़ते समय उस पढ़ रहे शब्दों के, जो शब्द हम पढ़ रहे हैं, जैसे बादल पढ़ रहे हैं, बादल की छवि हमारे आंखों में बने, हम देख नहीं रहे हैं उस वक्त उस चीज को, लेकिन फिर भी हमारे सामने दृश्य बने, वहां दृश्य बिंब होता है। और बरसात की बात हो रही है, दृश्य बिंब भी दो प्रकार का होता है, गतिशील और स्थिर बिंब। गतिशील और स्थिर बिंब होता है, कुछ गति करते हुए हमें दिखाई दे, चलता हुआ दिखाई दे, बरसात की गति दिखाई दे रही है, बरसात में गतिशील दृश्य बिंब है। और स्थिर बिंब वो होता है जब कोई हमें स्थिर चीज की दृश्य हमारे आंखों के सामने बने। बरसात में गतिशील दृश्य बिंब है। वीर रस है, गतिशील दृश्य बिंब है। अलंकार, उपमा अलंकार, पुनरुक्ति प्रकाश, अनुप्रास अलंकार है। वज्र छिपा, कवि कहते हैं कि आप नया जीवन देने वाले भी हैं, परंतु वज्र एक हथियार है जो पूरी पृथ्वी का संहार कर सकता है, तहस नहस कर सकता है सबको। लेकिन आपके अंदर वज्र हथियार के समान शक्ति भी छिपी हुई है। वज्र हथियार जैसे वर्षा का अधिक होना सब कुछ तहस नहस कर सकता है। अनुचित समय पे वर्षा का होना, मान लीजिए फसल पकी हुई है और उस पकी हुई फसल के दौरान अधिक वर्षा का हो जाना फसल को तहस नहस कर देता है, अर्थात सब कुछ संहार कर देता है। वज्र हथियार के समान पृथ्वी को नष्ट कर देता है। कवि कहता है कि आप में वज्र हथियार के समान भी शक्ति छिपी हुई है। नूतन नई कविताओं के समान आप जोश भरने वाले भी हैं, नया जीवन देने वाले भी हैं और आप संहार कर देने वाले भी हैं। फिर भर दो बादल गरजो, फिर से नई कविताओं के समान जोश लोगों में, फिर से भर दो बादल गरजो। आगे कहते हैं कवि, विकल विकल व्याकुल, विकल का अर्थ होता है व्याकुल, उन्मन परेशान, उन्मन थे उन्मन, लोग परेशान हैं, लोग व्याकुल हैं। विश्व के निदाग, निदाग का अर्थ होता है गर्मी, के सकल सभी जन लोग, गर्मी के कारण विश्व के सभी लोग परेशान हैं। आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, घन बादल, अनंत जिसकी कोई सीमा नहीं, जिसका कोई अंत नहीं, बादलों की कोई दिशा नहीं, अज्ञात दिशा के होते हैं, कहाँ से आते हैं कहाँ बरस जाते हैं। कि बादल किसी अज्ञात दिशा से आते हैं और बरसते हैं। इसी प्रकार कवि कह रहे हैं कि आप भी आएं
और बरसें, सभी लोग गर्मी के कारण परेशान हैं। तृप्त धरा, प्यासी धरती, जल से पानी से फिर शीतल कर दो बादल गरजो। कवि संबोधनात्मक शैली में बादलों को कहते हैं कि जल से पूरी पृथ्वी को शीतल कर दो, प्यासी धरती को जल से शीतल कर दो। लोग गर्मी के कारण परेशान हैं और आप नया जीवन देने वाले हैं, और साथ में वज्र तियार के समान भी आपके अंदर संहार करने की शक्ति छिपी हुई है। अर्थात इसका भाव क्या होगा कविता का? कवि कहते हैं कि बादलों में नया जीवन देने की भी और सब कुछ नष्ट कर देने की भी शक्ति है। और कवि संबोधनात्मक शैली में बादलों को गरजने और बरसने के लिए कह रहे हैं, लोगों में जोश भरने के लिए कह रहे हैं, लोगों में नया जीवन भरना चाहते हैं कवि बादल के माध्यम से। इसका हम काव्य सौंदर्य देखेंगे, किस प्रकार हम लिखें। कवि ने उत्साहपूर्ण ढंग से अपने प्रगतिवादी स्वर को प्रकट किया है। अनुप्रास, मानवीकरण, पुनरुक्ति प्रकाश, उपमा अलंकार है। गतिशील दृश्यविम बरसात में हमने पढ़ा, वीर रस है, उत्साह ओज गुण है, संबोधन शैली, क्योंकि यहाँ पर कवि बादलों को पुकार रहे हैं। लाक्षणिकता कवि ने अपनी बात को समझाने के लिए बच्चे के माध्यम से बताया है, बच्चे के साथ तुलना की है काले घुंघराले बाल से। जब कवि अपनी बात को समझाने के लिए प्रतीकों का प्रयोग करे, किसी दूसरी बात का प्रयोग करे, तो वहाँ लाक्षणिकता होती है। खड़ी बोली आधुनिक काल के कवि है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, खड़ी बोली है और मुक्तक छंद। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने ही मुक्तक छंद में कविताएं लिखने की रचना सबसे पहले की थी। इनकी कविताओं में मुक्तक छंद देखने को मिलता है और उत्साह कविता में भी मुक्तक छंद है। मुक्तक छंद अर्थात वर्ण मात्रा के बंधन से मुक्त रचना मुक्तक छंद में लिखी हुई रचना मानी जाती है। दूसरी कविता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की ही अट नहीं रही है। अट नहीं रही है का अर्थ है समा नहीं रही है। इस कविता में भी कवि ने प्राकृतिक सौंदर्य का अद्भुत चित्रण किया है। फागुन मास के सौंदर्य का वर्णन किया है। फागुन मास हिंदू महीने का अंतिम महीना, जो हमारे अंग्रेजी महीनों के फरवरी मार्च महीने में आता है। फागुन मास में प्रकृति का सौंदर्य बहुत ही अद्भुत होता है। इसमें ना अधिक सर्दी होती है, ना अधिक गर्मी होती है। इस कविता में कवि ने फागुन मास का मानवीकरण किया है। फागुन मास को एक व्यक्ति का तन मानकर, अर्थात फागुन मास का मानवीकरण करके, मानवीकरण अलंकार अर्थात जड़ प्रकृति की चीजों पर मानवीय भावनाओं का आरोप डाला जाए, अर्थात फागुन मास को एक तन मान लिया जाए व्यक्ति का, वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। यहाँ पर फागुन मास का मानवीकरण करके फागुन मास के सौंदर्य का वर्णन किया है कवि ने। कविता पढ़ते हैं हम, और जब भी कवि प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन करता है, वहाँ शांत रस और प्रसाद गुण होता है काव्य सौंदर्य में। अट नहीं रही है अर्थात समा नहीं रही है। अट नहीं रही है आभा, चमक, फागुन महीना की तन, शरीर की। फागुन को एक व्यक्ति का शरीर मान लिया कवि ने कि फागुन के तन की चमक सट नहीं रही है। इस कविता में जहां भी सट नहीं रही है, अट नहीं रही है का अर्थ होगा समा नहीं रही है। यहाँ कवि ने फागुन मास को एक व्यक्ति का तन मानते हुए कहा है कि फागुन मास के तन का
सौंदर्य, उसके सौंदर्य की चमक इतनी अधिक है कि वो समा नहीं रही है, अर्थात सौंदर्य की अधिकता है। कवि आगे कहते हैं, कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो। अब कवि ने फागुन मास को तन माना है, कि व्यक्ति का शरीर माना है, तो वो सांस भी लेता है और उस सांस की खुशबू से कोना कोना भर जाता है। अर्थात जब हवा चलती है तो फूल, पत्ते, पेड़ हिलते हैं और हिलने से उनकी खुशबू जो है पर्यावरण में चारों ओर फैल जाती है। उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो। फागुन मास का मौसम जो है इतना अच्छा, इतना सुहावना होता है कि सभी व्यक्तियों के आप कल्पना रूपी पंख लगा देते हैं और सभी व्यक्ति कल्पना में, नभ में उड़ने लग जाते हैं, आकाश में उड़ने लग जाते हैं, तरह तरह की अच्छी कल्पनाएं करने लग जाते हैं। पर में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। आंख हटाता हूं तो हट नहीं रही है। कवि कहता है कि सौंदर्य इतना अधिक है, यदि मैं उस सौंदर्य से आंख हटाना चाहूं तो हट नहीं रही है। मेरी आंखें उस सौंदर्य को देखना ही चाह रही हैं। पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल। पत्तों से डाल भरी पड़ी हैं, लदी पड़ी हैं, कहीं हरा नजर आ रहा है पत्ते, कहीं लाल रंग के फूल नजर आ रहे हैं। कहीं पड़ी है उर में, उर अर्थात हृदय। अब फागुन मास को जब कवि ने तन मान लिया है, तो फागुन मास को तन मानते हुए कवि कह रहा है कि फागुन मास ने अपने हृदय पर मंद धीमी गंध, खुशबू, पुष्पमाल, फूलों की माला पहन रखी है फागुन मास ने। इस कविता में लाक्षणिकता और प्रतीकात्मकता है। कवि ने अपनी बात को समझाने के लिए प्रतीकों का सहारा लिया है। पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही है, अंतिम दो पंक्तियां। पाट पाट प्रत्येक कोना शोभा श्री सौंदर्य की अधिकता पट नहीं रही है, कि फागुन मास में सौंदर्य की इतनी अधिकता है कि वो समा नहीं रही है। इस कविता में कवि ने फागुन मास का मानवीकरण करते हुए बताया है कि फागुन मास का सौंदर्य इतना अधिक है कि वो समा नहीं रहा है और इस मौसम में व्यक्ति तरह तरह की कल्पनाएं करता है, विचारों में खो जाता है, क्योंकि उस समय ना सर्दी होती ना गर्मी, बहुत अच्छा मौसम होता है। फूल पत्तियां हर जगह सुंदर नजर आती हैं, फूलों की हल्की हल्की खुशबू वातावरण में छाई रहती है। और इसमें भी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने मुक्तक छंद और खड़ी बोली का प्रयोग किया है। काव्य सौंदर्य हम देख सकते हैं। कवि ने फागुन मास का मानवीकरण करते हुए प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन किया है। अनुप्रास मानवीकरण पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। शांत रस प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन है, तो शांत रस प्रसाद गुण लाक्षणिकता और दृश्य बिंब, फूल पत्तियां इस प्रकार के दृश्य हैं जो हमारे सामने छवि प्रकट कर रहे हैं। मुक्तक छंद और खड़ी बोली, ये थी स्टूडेंट्स हमारी दोनों कविताएं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा लिखी हुई। अट नहीं रही है और उत्साह, उत्साह में वीर रस है, अट नहीं रही है में शांत रस है। इन दोनों कविताओं को अच्छे से पढ़ें, समझें। धन्यवाद।